नाउ टॉपिक इज हाउसेज एंड सेटलमेंट्स, घर और बस्तियां। यानी जो अर्लीस्ट पीपुल थे वो फिर हाउसेज बनाकर रहने लगे थे, घर बनाकर बस्तियां बनाकर रहने लग गए थे। तो अब हम हाउसेज और सेटलमेंट्स, उनके द्वारा जो घर और बस्तियां बनाई गई उनके बारे में पढ़ेंगे। फार्मिंग एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स नेसेसिटेट द कंस्ट्रक्शन ऑफ परमानेंट ड्वेलिंग। कृषि या खेती, जानवरों को डोमेस्टिकेट करना, जानवरों को पालना। जब लोगों ने खेती करना और जानवरों को पालना शुरू कर दिया तो इसके बाद उनको किस चीज की जरूरत हुई? परमानेंट ड्वेलिंग्स, जो स्थायी बस्तियां होती है, परमानेंट घर जो होते हैं, उसके कंस्ट्रक्शन, उसके निर्माण की उनको जरूरत होने लगी। दीज हाउसेज वर क्वाइट डिफरेंट। ये जो घर थे यानी न्योलिथिक एज में जो उन्होंने घर बनाए थे वो क्वाइट डिफरेंट, काफी अलग थे फ्रॉम दीज बिल्ट इन द मेसोलिथिक एज। मेसोलिथिक एज में जो घर बनाए गए थे उन घर से न्योलिथिक एज में जो घर बनाए वो काफी डिफरेंट थे, काफी अलग थे। हाउसेज नाउ वर मेड ऑफ मड एंड डस्ट रूफ्स। अब जो घर बनाए गए वो मड, किसके बनाए गए? मिट्टी के, एंड डस्ट रूफ। रूफ मतलब तो छत होता है और डस्ट मतलब होता है घास फूस। वो क्या करते थे? मिट्टी के घर बनाने लग गए और मिट्टी के घर के ऊपर वो क्या करते थे? घास फूस की छत बना देते थे। तो ये मेसोलिथिक एज से न्योलिथिक एज में काफी डिफरेंट हो गया था, अलग हो गया था। अब जो घर थे वो मिट्टी के बनने लग गए, उसके ऊपर घास फूस की छत डलने लग गई। इन प्लास्टर वाज कोटेड ऑन द वॉल्स, और जो दीवारें होती थी उसके ऊपर भी प्लास्टर को कोटेड किया गया। कोटेड मतलब लेपना, जैसे अभी अपन पेंट करते, कलर करते वॉल्स के ऊपर, वैसे ही वो लोग क्या करने लग गए, वो जो दीवारें होती थी मिट्टी की दीवारें, वो भी उनके ऊपर प्लास्टर कोटेड करने लग गए थे, उसको लेपने लग गए थे। ड्वेलिंग्स वर हडल्ड टुगेदर एज इफ इन ए कॉलोनी। हडल्ड मतलब होता है पाइल अप, यानी ढेर लगाना। अब कोई ड्वेलिंग्स यानी बस्तियों का कोई ढेर नहीं लगा सकता है, लेकिन वो क्या करने लगे, जैसे पास पास घर बनाने लगे। तो पास पास घर बना के मतलब पूरी वो क्या बन गई? एक ड्वेलिंग्स बन गई, बस्ती बन गई थी। जैसे अभी अपने मकान है, अपना एक मकान है, 2, 3, 4, तो उसको हम पूरे ग्रुप बन जाता है मकानों के, तो उसको हम क्या कहते हैं? कॉलोनी कहते हैं। तो वैसे ही वो पास पास में बस्तियां बनाने लग गए थे, तो वो पूरी किस रूप में जानी गई? कॉलोनी बन गई थी पूरी। Most settlements were on steps of hills or in rock shelters near streams or rivers. अधिकांश जो बस्तियां थी वो कहाँ बनाई जाती थी? जो नदी और नाले होते थे उसके पास, जो पहाड़ियों की जो स्टेप्स होती थी, सीढ़ियां होती थी, उसके ऊपर या फिर रॉक शेल्टर्स के ऊपर वो बस्तियां बनाते थे। मतलब अधिकांश बस्तियां कहाँ पाई गई? नदी नालों के आसपास, जो पहाड़ी होती है और जो पहाड़ियों की सीढ़ियां होती है उसके ऊपर बस्तियां बनाई गई, और रॉक शेल्टर के ऊपर बस्तियां बनाई गई। सम न्योलिथिक हाउसेज वर इवन मेड ऑफ ब्रिक्स और स्टोन्स। कुछ नवपाषाण युग के जो घर थे वो ब्रिक्स, ईंट और पत्थर के भी बने हुए थे। मतलब मिट्टी के तो थे ही थे, लेकिन इसके साथ साथ कुछ ऐसे घर भी मिले हैं जो कि ईंट और पत्थर के बने हुए थे। द अर्लीस्ट न्योलिथिक सेटलमेंट्स हैव बीन फाउंड इन द वैलीज ऑफ ईरान एंड इराक एंड इजराइल एंड इजराइल एंड फिलिस्तीन। अधिकांश जो मतलब अर्लीस्ट न्योलिथिक सेटलमेंट्स, जो आरंभिक नवपाषाण की जो बस्तियां थी वो कहाँ पाई गई? ईरान और इराक की घाटी में और इजराइल और फिलिस्तीन की घाटी में पाई गई। आरंभिक जो बस्तियां हैं वो कहाँ मिली हमें? सेटलमेंट्स जो है वो कहाँ मिले हैं? ईरान, इराक और इजराइल, फिलिस्तीन की वैलीज में, घाटियों में पाए गए हैं। अब है सोशल लाइफ। उनकी सोशल लाइफ कैसी थी, उनका सामाजिक जीवन कैसा था, उसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल लाइफ, उनका सामाजिक जीवन। The Neolithic people began to live in groups in small settlements. न्योलिथिक पीपुल, जो नवपाषाण के लोग थे, उन्होंने छोटी छोटी बस्तियां बनाकर ग्रुप में रहना शुरू कर दिया था। बस्तियां बनाकर रहने लग गए थे, ग्रुप में रहने लग गए। पहले अलग अलग रहते थे, अब वो ग्रुप में रहने लग गए। तो जो न्योलिथिक पीपुल थे उन्होंने छोटी छोटी बस्तियां बनाकर ग्रुप में रहना शुरू कर दिया।
These groups became close-knit and soon developed into tribes. और जो ये ग्रुप थे, समूह जो थे, वो क्लोज-knit मतलब बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए थे, बहुत ज़्यादा पास आ गए थे, घनिष्ठ हो गए, जैसे हम बेस्ट फ्रेंड बोलते हो, तो बहुत ज़्यादा वो पास आ गए थे, घनिष्ठ हो गए थे। एंड सून और जल्दी ही डेवलप्ड इनटू ट्राइब्स और जल्दी ही वो जनजातियों में डेवलप्ड हो गए थे, विकसित हो गए थे। दीज लेड टू न्यू ऑक्यूपेशंस एंड डिवाइजन ऑफ लेबर। दीज लेड इससे क्या हुआ, न्यू ऑक्यूपेशंस नए नए व्यवसाय हुए, एंड डिवाइजन ऑफ लेबर और जो लेबर होता है, जो श्रम होता है, उसका भी डिवाइड हो गया, डिवाइजन हो गया मतलब विभाजन हो गया, श्रम विभाजन हो गया। जब वो ग्रुप में रहने लग गए, जब वो बहुत ज्यादा क्लोज हो गए, जब वो ट्राइब्स में विकसित हो गए, जनजातियों में विकसित हो गए, तो उसके बाद क्या हुआ कि जो ऑक्यूपेशन है, जो व्यवसाय है और जो श्रम विभाजन है, वो हो गया। पीपुल वर गिवन स्पेसिफिक टास्क बेस्ड ऑन सर्टेन स्किल्स। पीपुल वर गिवन लोगों को दिया गया स्पेसिफिक टास्क एक महत्वपूर्ण कार्य बेस्ड आधार पर ऑन सर्टेन स्किल। स्किल मतलब होता है कौशल, यानी जो लोग जिस काम को करने में एक्सपर्ट थे, जिस लोग को काम करने की स्किल थी, कलाएं थी, उसको उन लोगों को उनके अकॉर्डिंग काम दिए गए। सम वर इंगेज्ड फार्मिंग, हर्डिंग, वीविंग एक्सेट्रा। कुछ लोग खेती करने में, चरवाई करने में, बुनाई करने में एक्सपर्ट थे, तो उनको वो काम दे दिया गया। एंड अदर्स नॉट इंगेज्ड, और अगर दूसरे इस काम में एक्सपर्ट नहीं थे, स्किल नहीं थी उनके पास, कौशल नहीं थी, तो इन एनी फॉर्म ऑफ मैनुअल वर्क, तो उनको क्या कोई दूसरा काम दे दिया गया, सेम काम नहीं दिया गया। जो लोग फार्मिंग, हर्डिंग, वीविंग में एक्सपर्ट थे, उनको वो काम दे दिया, और उनको ये काम में एक्सपर्ट नहीं थे वो लोग, तो उनको कोई दूसरा काम दे दिया, कोई मैनुअल वर्क यानी सेम वर्क नहीं दिया, कोई अदर काम दे दिया। तो इससे श्रम विभाजन हो गया और उनको ऑक्यूपेशन भी नए नए मिल गए। मेड डिसीजंस अबाउट द वेलफेयर ऑफ द ट्राइब, और जनजातियों के बारे में या जनजातियों के वेलफेयर, कल्याण के बारे में डिसीजंस लिए जाते थे, निर्णय लिए जाते थे कि उनको क्या प्रॉफिट हो, कैसे उनका और ज्यादा से ज्यादा कैसे वो इम्प्रूव हो, तो इस बारे में उनके डिसीजंस लिए जाते थे। एल्बोरेट रूल्स एंड अदर रिचुअल्स एंड सेरेमनीज इमर्ज्ड। इसके बाद एल्बोरेट यानी कि जो विस्तृत जानकारी होती है समाधीन के बारे में, उनके धर्म के बारे में, रीति रिवाजों के बारे में, उनके द्वारा जो सेरेमनीज की जाती थी, उत्सव मनाए जाते थे, वो सब शुरू हो गया। प्रोबेबली नेचर वॉज वर्शिप्ड इन इट्स वेरियस फॉर्म्स। प्रोबेबली संभवतः नेचर वॉज वर्शिप्ड, प्रकृति की पूजा की गई थी, इन इट्स वेरियस फॉर्म, अलग अलग रूपों में, अलग अलग रूपों में उस टाइम नेचर की पूजा की गई थी, प्रकृति की पूजा की गई थी। सेवरल स्टेच्यूज एंड फिगरीन्स ऑफ मदर गॉडेस हैव बीन फाउंड एट न्योलिथिक साइट्स। जो नवपाषाण स्थल है, वहां से कुछ स्टेचू मिले हैं और कुछ मूर्तियां मिली है। किसकी? मदर गॉडेस, देवियों की। कुछ देवियों की मूर्तियां मिली है जो कि न्योलिथिक साइट से मिली है। इंडिकेटिंग द प्रिविलेज ऑफ गॉडेस वर्शिप, जो कि ये बताती है कि उस समय न्योलिथिक एज में वो देवियों की पूजा करते थे। देवियों की पूजा करने का प्रमाण है ये कि उस समय मतलब न्योलिथिक साइट से, जो नवपाषाण स्थल से जो मूर्तियां मिली गई है, उससे ये पता चलता है कि अर्लीस्ट पीपुल जो थे, न्योलिथिक पीपुल जो थे, वो उस समय देवियों की पूजा करते थे, मानते थे। ओवर टाइम इसके साथ साथ द डेड इन देयर वर्शिप एज्यूम्ड इम्पोर्टेंस। जो मरे हुए लोग थे और उनकी पूजा भी एज्यूम्ड, वो स्वीकृत करते थे। इम्पोर्टेंस मतलब मरे हुए लोगों की पूजा करना भी वो इम्पोर्टेंस मानते थे, जरूरी मानते थे। एल्बोरेट टॉम्स हैव बीन फाउंड एट न्योलिथिक साइट्स इन यूरोप। यूरोप के नवपाषाण स्थल से एल्बोरेट टॉम्स, टॉम्स मतलब होता है ग्रेव, कब्र, जहाँ पर मरे हुए को गाड़ा जाता था। तो यूरोप के जो न्योलिथिक साइट्स थी, नवपाषाण स्थल जो था, वहाँ से टॉम्स भी मिली है, कब्रिस्तान भी मिले हैं, जहाँ पर लोगों को मतलब मरे हुए लोगों को दफनाया जाता था। यानी उस टाइम भी वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनको मानते थे, इसलिए तो वो मूर्तियां मिली है। जो मूर्तियां मिली उन्हीं से आर्कोलॉजिस्ट ने पता लगाया कि कैसे वो देवी देवताओं की पूजा करते थे, उनको मानते थे।
इसके साथ साथ ये भी हो गया था कि उन्होंने मतलब ये जो चीज़ है ना टॉम्स की, तो मतलब अब वो ये पता मतलब वो समझ गए थे कि जो मर जाता है उसको मतलब कि मतलब गाड़ा जाता है, तो वो क्या जलाते नहीं थे उस टाइम, अभी तो जलाते भी है, लेकिन वो उस टाइम क्या करते थे, उसको मतलब जो जिसकी डेथ हो जाती थी, जो मर जाता था, उसको वो दफना देते थे। तो ये चीज़ भी शुरू हो गई और इस चीज़ का पता कहाँ से चला, यूरोप के न्योलिथिक साइट से पता चला है। अब हम पढ़ेंगे ऑर्नामेंट्स के बारे में, गहने के बारे में, मतलब वो जो लेडीज होगी वो गहने तो पहनती होगी, तो कौन से गहने पहनती थी, किस चीज़ के बने हुए पहनती थी, तो हम उस चीज़ के बारे में पढ़ेंगे। गहने, पीपुल मेड इन वोर ऑर्नामेंट्स ऑफ कॉर्न शेल्स, लापिस लाजुली एंड टर्क्यूइज बीड्स। पीपुल मेड लोग बनाते थे, एंड वॉर पहनते थे, ऑर्नामेंट्स गहने। उस टाइम भी लोग गहने बनाते थे और पहनते थे, लेकिन अभी प्रेजेंट के जो ऑर्नामेंट्स है और जो पास्ट के जो ऑर्नामेंट्स है उनमें बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग अलग थे। तो उस समय वो लोग कौन से ऑर्नामेंट्स पहनते थे, कॉर्न शेल्स यानी शंख के बने हुए, लापिस लाजुली ये एक मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसका यूज करके बनाई जाते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक का यूज करके बनाए जाते हैं, जो कि बहुत ज्यादा मतलब एक स्टोन है, लेकिन बहुत ज्यादा प्रीसियस स्टोन है, बहुत ज्यादा महंगा स्टोन है लापिस लाजुली। ये एक ब्लू कलर का आता है, डार्क ब्लू कलर का आता है, जिसका यूज करके वो उसके ऑर्नामेंट बनाते थे। एंड टर्क्यूइज, टर्क्यूइज आता है फिरोजी कलर का, मतलब लाइट ब्लू कलर बोल सकते थे, फिरोजी कलर का आता है, जिसके वो गहने बनाकर, ये सारे ना स्टोन से जो बहुत कॉस्टली आते हैं, तो इनका यूज करके वो ऑर्नामेंट्स बनाते थे, गहने बनाते थे और उनको पहनते थे। रिमेन्स ऑफ नेकलेस, जैसे कि गले का हार, ब्रेसलेट, इयरिंग्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मेनी न्योलिथिक साइट्स। जो अवशेष मिले हैं, मतलब हार के, हाथ में पहनने का जो ब्रेसलेट आता है, इयरिंग्स जो आते हैं, वो सब मिले हैं, उन सब के अवशेष मिले हैं कहाँ पर, न्योलिथिक साइट पर। जब उनका एक्सक्वेज किया गया, उनकी खुदाई की गई, खनन किया गया, तो न्योलिथिक साइट से नवपाषाण स्थल से हार, ब्रेसलेट, इयरिंग्स मिले हैं, जिसे पता चलता है कि उस टाइम के लोग ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे, बनाते थे और पहनते थे, जो कि किस चीज के बनाते थे, शंख के बनाते थे। ब्लू कलर का जो पत्थर होता है, फिरोजी कलर का जो महंगे पत्थर होते थे, उसके वो ऑर्नामेंट्स गहने बनाकर पहनते थे। अभी भी अपन अक्सर देखते साधु संत या कोई बाबा होता तो वो ऐसे अलग अलग कलर के पहने हुए होते हैं, तो वैसे वो लोग पहनते थे। डिफिकल्ट वर्ड्स आर स्पिल्ड, सैंडन यानी कि गिरा देना, इफिशियंसी, एक्सपर्टनेस यानी कार्यक्षमता या दक्षता, कंसिडरेबली लार्ज स्केल यानी बड़े पैमाने पर, बड़े स्तर पर, सीकल्स, रिपिंग हो यानी वो हंसियां या डराती, ह्यूडल, पाइल अप, डेर, प्रिवलेंस, स्प्रेडिंग, फैलाना, प्रचार प्रसार करना, टॉम्स, ग्रेव, कब्र।